अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ब्रॉडशीट की कहानी में एक और किरदार सामने आ गया है जिस पर इल्जाम लगाया गया है कि उसने भी ब्रॉडशीट के मामले में पैसा बनाने की कोशिश की। और यह किरदार कोई और नहीं बल्कि बरतानवी अखबार डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज हैं, जिन्होंने जुलाई 2019 में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर स्टोरी की और यह मामला बरतानवी अदालत में है। अब ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसूवी ने दावा किया है कि अक्टूबर 2019 में बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने मेरी और शहजाद अकबर की मुलाकात कराई और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मामला सेटल होने की सूरत में 2.5 लाख पाउंड कमीशन भी मांगा। जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्जा अली शाह से बात करते हुए कावे मूसूवी ने इस मुलाकात की तफसीलात बताई। David Rose told me that he knew Shahzad Akbar, so we met at my house and we had a chat. डेविड रोज ने मुझे बताया कि वो शहजाद अकबर को जानते हैं, तो फिर मैंने डेविड रोज से अपने घर पे मुलाकात की और हमारी बातचीत हुई। मुझे डेविड रोज ने कहा कि वो मेरी मुलाकात कराएगा, जो बाद में उसने कराई भी। मगर मुझसे डेविड रोज ने साथ ये भी पूछा कि ये सब करके उसे क्या मिलेगा। उसने कहा कि उसे अपने घर पर चढ़ा बड़ा कर्जा वापस करना है। तो मैंने कहा कि जब मेरी रकम मिल जाएगी तो मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा, और उस पर हम दोनों ने हाथ मिलाया। मेरा ख्याल है कि उसके घर का 2,50,000 पाउंड का कर्ज था, और मैंने उसे कहा कि मुझे वैसे ही वकला की भारी फीस अदा करना पड़ेगी। अगर तुम ये मामला सेटल करा दो तो मुझे तुम्हारे घर का कर्ज अदा करने में कोई हर्ज नहीं होगा। यानी डेविड रोज जानता था कि अगर वो आपकी और पाकिस्तानी हुकूमत की डील करा दे तो उसके घर का लोन आप उतार देंगे। असल में ऐसा हुआ कि गुफ्तगू के दौरान डेविड रोज ने मुझे बताया कि वो शहजाद अकबर को जानता है और कहा कि मुझे इस सब में क्या मिलेगा। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा मेरे घर पर बड़ा मॉर्गेज लोन है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मुझे रकम मिल गई तो मैं उसकी कमीशन के तौर पे उसके कर्ज की रकम अदा कर दूंगा। यानी डेविड रोज को कमीशन चाहिए था। बिल्कुल, डेविड रोज को कमीशन चाहिए था जो उसके घर पर चढ़े कर्ज की अदायगी की सूरत में होता। यानी वो चाहता था कि डील हो जाए तो उसे 2,50,000 पाउंड अदा किए जाएं। हाँ तकरीबन, वरना मुझे उनके घर पर कर्ज की रकम कैसे पता होती अगर डेविड रोज ने खुद मुझे ना बताई होती। उसने बताई थी। तो फिर आपकी और शहजाद अकबर की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? In October 2019, अक्टूबर 2019 में हमारी रॉयल गार्डन होटल में मुलाकात हुई, और फिर बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। फिर एक और दोस्त के जरिए एक और मुलाकात हुई, मगर उसमें भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। जब रॉयल गार्डन होटल में आपकी मुलाकात हुई तो क्या डेविड रोज भी वहाँ था? जी बिल्कुल, डेविड रोज और शहजाद अकबर के साथ एक और वकील भी था। हम 4 लोग थे उस मुलाकात में। तो डेविड रोज ने क्या मीटिंग में कोई राय दी, कोई बात की? he gave some formulas. हाँ, डेविड रोज ने कुछ फार्मूले दिए कि कैसे मुस्तकबिल में काम किया जा सकता है, मगर मैंने कहा बिल्कुल, मगर इस मामले को पहले सेटल करें। उन्होंने कोशिश की, मगर जब कोई हल नहीं निकला तो डेविड रोज अपने टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स में मेरे साथ बहुत जारहाना हो गए। आपको उनकी तरफ से मुझे किए गए टेक्स्ट मैसेजेस देखने चाहिए, वो बहुत गैर मामूली हैं। पहले किसने राब्ता किया था, आपने या डेविड रोज ने? असल में ये हुआ कि डेविड रोज ने मुझसे कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को आपके साथ मामला सेटल करना चाहिए। तो मैंने कहा करना है तो आपके जरिए क्यों आ रहे हैं, वो मुझसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। तो डेविड रोज ने कहा कि वो पहले एतमाद की फजा कायम करना चाहते हैं। डेविड रोज ने कहा मैं आपकी शहजाद अकबर से मीटिंग करा देता हूँ, मगर उससे मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तो डेविड रोज ने कहा कि मेरे घर का बड़ा कर्जा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अदा कर दूंगा। कितना है? तो डेविड रोज ने कहा तकरीबन 2,50,000 पाउंड। मुझे 30 मिलियन पाउंड मिलेंगे, मैं उसे कमीशन के तौर पर दे दूंगा। From here. So David Rose is your neighbor? Well, he's not directly neighbour, but he's very near. He's within earshot, should we say. और फिर खुद डेविड रोज ने भी इस मुलाकात की तस्दीक की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने शहजाद अकबर और कावे मूसूवी के दरमियान अक्टूबर 2019 में एक मुलाकात का इंतजाम किया। इस मुलाकात के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इस मुलाकात में ब्रॉडशीट के पाकिस्तान के साथ तनाज़े पर बात हुई थी। डेविड रोज ने मजीद लिखा कि मैं कावे मूसूवी को 2003 से जानता हूं। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने अपने घर में मुझसे मुलाकात की और इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया, और कावे मूसूवी ने मुझसे शहजाद अकबर से मुलाकात का इंतजाम करने का कहा। डेविड रोज ने मजीद लिखा कि मैं शहजाद अकबर को भी काफ़ी अरसे से जानता हूँ, इसलिए मैंने इस पर आमादगी जाहिर कर दी। मैं सिर्फ अपने दोस्त को फ़ायदा पहुँचाना चाहता था। हालांकि कावे मूसूवी ने मुझे 2 दफ़ा कहा कि अगर उनकी सेटलमेंट हुई तो वो मुझे कमीशन देंगे। डेविड रोज ने मजीद लिखा कि पहले मुझे लगा कि कावे मूसूवी मजाक कर रहे हैं, मगर जब उन्होंने मैसेज के जरिए अपनी ऑफर दोहराई तो मैंने उन्हें ज़बानी तौर पर कह दिया कि मैं उनकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता। डेविड रोज ने वाजे किया कि ना मैंने कभी पैसों का कहा और ना ही इस मुलाकात के हवाले से मैंने कोई पेमेंट वसूल की। डेविड रोज ने लिखा कि अब मुझसे कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इस हवाले से रब्ता किया है, कोई शुबा ना रहे, इसलिए मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मैंने कावे मूसूवी के कहने पर शहजाद अकबर के साथ मुलाकात का इंतज़ाम कराया, मगर मैं ये वाजे कर दूं कि मैं उसके लिए पैसों की अदायगी नहीं चाहता था। इस मुलाकात में कोई सेटलमेंट नहीं हुई, उसके बाद मेरी मजीद कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही।
डेविड रोज ने तस्लीम किया कि उन्होंने मुलाकात कराई, मगर उन्होंने किसी भी कमीशन मांगने की तरदीद की। मगर इस मुलाकात की तफसीलात सामने आने के बाद कई सवालात उठ गए हैं, और ये सवाल इस हवाले से अहम है क्योंकि डेविड रोज ने 14 जुलाई 2019 को शहबाज शरीफ और उनके खानदान के हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया। इस हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस कई अफराद के इंटरव्यूज़ भी किए, जिनमें पाकिस्तानी जेल में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान आफ्ताब महमूद और शाहिद रफीक के इंटरव्यूज़ भी ज़ेर हिरासत ही किए। इसके अलावा रिपोर्ट में तफ्तीशकारों का भी हवाला दिया गया। जब डेली मेल की रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त नून लीग ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इस रिपोर्ट के पीछे शहजाद अकबर का हाथ है, और शहबाज शरीफ ने डेविड रोज के साथ साथ शहजाद अकबर और इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और अब डेली मेल के खिलाफ ये मामला बरतानवी अदालत में है, मगर ब्रॉडशीट के मामले में अब तक जितनी भी तफसीलात सामने आई हैं वो हैरानकुन है। एक के बाद एक किरदार सामने आ रहा है जिसने इस पूरे मामले में पैसे बनाने की कोशिश की। पहले जनरल मलिक का नाम सामने आया, जिनके बारे में कावे मूसवी ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ $1 अरब की रिकवरी की सूरत में अपना कट मांगा। फिर एक और किरदार जफर अली क्यूसी सामने आया। जफर अली क्यूसी ने दावा किया कि कावे मूसवी ने उन्हें सेटलमेंट के बदले में $20 लाख की पेशकश की, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि जफर अली क्यूसी अपना कमीशन चाहते थे। इसी तरह कावे मूसवी ने दावा किया कि 2012 में अंजुम डार नामी शख्स ने उनसे मुलाकात की और खुद को नवाज शरीफ का भांजा बताकर $25 मिलियन की पेशकश की और कहा कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात से पीछे हट जाएं। फिर कावे मूसवी ने कहा कि यह इल्ज़ाम है, हम कभी नवाज शरीफ के बुकला से नहीं मिले, सिर्फ उस शख्स से मिले जिसने खुद को उनके भतीजे के तौर पर जाहिर किया और हमारे सामने मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को कॉल की, उर्दू में बात की और मुझे उर्दू नहीं आती। अब कावे मूसवी ने डेविड रोज के हवाले से दावा कर दिया है कि उन्होंने भी कमीशन मांगा। डेविड रोज ने मुलाकात की तो तस्दीक की है, मगर यह भी वाज़ेह किया है कि उन्होंने इस हवाले से किसी से कोई पैसे नहीं मांगे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद अकबर साहब, 2 मुलाकातें कावे मूसवी से हुई, ये तो आप पहले ही बता चुके हैं, हमारे प्रोग्राम में भी बता चुके हैं, मगर ये मुलाकात डेविड रोज के जरिए हुई। फिर पहली मुलाकात में डेविड रोज मौजूद भी थे, अपना इनपुट भी दे रहे थे। फिर कावे मूसवी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना मॉर्गेज सेटल करने के लिए £2,50,000 भी मांगे कि मेरा इसमें क्या हिस्सा होगा। आप समझते हैं कावे मूसवी एक क्रेडिबल आदमी है? जितने दावे कर रहे हैं उनमें वजन है, या आपके ख्याल में बिल्कुल क्रेडिबल आदमी नहीं है, गलत बयानी करते हैं? ये शुक्रिया शाहजेब। देखिए, वो क्रेडिबल हैं या नहीं हैं इसका तो मैं कोई खातर खा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उनको मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता कि उनके करैक्टर के ऊपर कोई कमेंट करूं। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो आज जो स्टोरी आई है इसके ऊपर क्लियर करना, और बड़ा अच्छा है आपने अपने इंट्रो में भी वो क्लियर कर दिया है, अभी आपने सवाल में भी क्लियर कर दिया है कि जो मेरी 2 मुलाकातें कावे मूसवी से हुई थी वो ऑलरेडी पहले ही मैं आपके शो में भी बता चुका हूँ। डॉन की स्टोरी भी पब्लिश हो चुकी है। एक ये केंसिंगटन में हुई थी, दूसरी चेल्सी में हुई थी, और बिल्कुल पहली मुलाकात जो थी वो डेविड रोज ही के तवस्सुत से हुई थी, क्योंकि जैसे डेविड रोज ने भी शायद कहा है या कावे ने कहा है कि उनका ये था कि सेटलमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये कावे साहब का अभी आपने इंटरव्यू चलाया, उन्होंने खुद ही फरमा दिया कि अक्टूबर 2019 में हमारी पहली मुलाकात हुई। अच्छा, उस वक्त तक मुलाकात का देखिए जो मकसद है, इनको ऑलरेडी अवार्ड तो इनको हो चुका था, हुकूमत पाकिस्तान ने इनको पैसे देने थे और हमारी अपील्स भी खारिज हो चुकी थी। अभी पेमेंट का इशू था, तो हमारे मिलने का मकसद या मेरे उनसे मिलने का मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह था कि हम जो पेमेंट्स थी उसको रीनेगोशिएट करना चाह रहे थे कि किसी सूरत हमें वो कम पैसे देने पड़े जितनी लायबिलिटी रेज की गई है। तो उस सूरत में एक पहली मुलाकात हुई जिसमें डेविड रोज मौजूद थे, उन्होंने मुलाकात करवाई, लेकिन उसमें मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि उन्होंने कोई इनपुट्स दी वो तो बात ही नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं हुई थी। सिंपल बात यही थी कि जी आपका ये जो अवार्ड है ये हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं है, आप इसमें कोई हमारे साथ रियायत करें और इस अवार्ड की अमाउंट को कम करें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिर उसको पे करने का वो कर सकती है। जिसके ऊपर कावे मूसवी का ये कहना था कि कोर्ट की जजमेंट है, आपको लाजमन पे करने पड़ेंगे। तो इस बात के ऊपर हमारी मुलाकात ख़त्म हो गई। दोबारा एक और मेरे बड़े पुराने कोलीग हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं क्लाइव स्टैफर्ड स्मिथ, उनके तवस्सुत से, क्योंकि ये कावे को भी जानते हैं, तो उनके तवस्सुत से चेल्सी में मुलाकात हुई। वहाँ पे भी हमारा मुद्दा यही था और वो मुलाकात भी इसी बात पे ख़त्म हो गई कि कावे कोई दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसकी जितने वो वाजिब अदा रकम थी वो कहता था कि वो पूरी वसूल करनी है। इसके ऊपर हमारी मुलाकात खत्म हो गई। इन दोनों मुलाकातों का अहवाल कावे मूसवी ने भी यही बताया कि आप कह रहे थे कि जी डिस्काउंट आप कर दे इसके ऊपर, और वो ये कह रहे थे आगे से कि भाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, मैं क्यों आपको कोई डिस्काउंट करूं। मगर ये डेविड रोज के जरिए आपको मिलने की जरूरत क्या थी, मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बराह रास्त भी राब्ता कर सकते थे, डेविड रोज दरमियान में क्यों आते हैं?
मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो उस मुलाकात में दूसरी एक अहम चीज़ थी जो जिसकी तरफ उनको शायद गिला भी है कावे मुसावी को, कि वो दोबारा से इंगेजमेंट की बात करना चाह रहे थे पाकिस्तान से, और उस सिलसिले में कुछ वो कहते थे कि जी मेरे पास और भी सबूत हैं। तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया कि पहले ऑलरेडी अगर हमारा रिलेशनशिप जो है वो इस वक्त को $30 मिलियन की उसके हर्जाने पे खड़ा है, तो आप इसमें कुछ कमी करें तो फिर हम इसको निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको दोबारा सर्विसेज ली जा सकती या नहीं ली जा सकती, लेकिन वो हरगिज़ मेरी स्वाबदीद नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट करेगी, उसमें अटॉर्नी जनरल का व्यू आएगा कैबिनेट के पास, तो वो उस चीज़ों से वो खुश नहीं थे। दूसरा जो आपने सवाल किया कि डेविड रोज की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि देखिए जो मुलाकात तय होनी थी वो तो कावे मुसावी और ये जो मेरे पास बात पहुंची, क्योंकि ये नेबर्स थे और शायद एक शहर से थे, तो डेविड रोज का ये कहना था कि कावे आपसे मिलना चाह रहे हैं अपने उसके लिए पेमेंट्स के बारे में। तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल, मैं वैसे भी उन दिनों लंदन जा रहा था तो मैं बिल्कुल इनसे मिल लूँगा। हमने अपने लॉयर से पूछा, उन्होंने कहा आप मिल सकते हैं, हम अपनी कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लॉयर्स भी ऑलरेडी कोशिश कर चुके थे कि इसमें किसी तरीके से रीनिगोशिएट करके कुछ सेटलमेंट करें जिसमें अमाउंट कम हो सके, लेकिन ऑफ कोर्स इनके पास जजमेंट थी तो वो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए एक लास्ट एफर्ट के तौर पे बेबीमिन से मिल लिया। और उसमें अगर देखिए, अगर आप मुझे कहते हैं कि आप इनके साथ मुलाकात एक अच्छे माहौल में करवा सकते हैं तो मैं आपके तवसत से मिल लूँगा। इसी तरह से डेविड रोज है, सहाफ़ी है, उसने स्टोरीज की हुई थी, माजी में भी स्टोरीज कर चुके थे पाकिस्तान के ऊपर। मेरा उनसे चूँकि एक ताल्लुक था, सलाम दुआ की। आपका ताल्लुक एक जर्नलिस्ट का और एक सोर्स का है डेविड रोज से, या एक दोस्त का है? नहीं, देखिए सोर्स का हरगिज़ नहीं है। डेविड रोज पाकिस्तान को पहले भी कवर कर चुके हैं और ये एक रिकॉर्ड की बात है, और जितनी भी स्टोरीज उनकी पाकिस्तान में रही हैं उसके लिए वो पाकिस्तान आते जाते थे। तो मेरा उनसे तो वैसे भी एक दोस्त के तौर पे ताल्लुक है। एक सोर्स जो होता है, अगर दोस्त के तौर पर ताल्लुक है तो उन्होंने आपको बताया था कि 2.5 लाख पाउंड या तो कावे मुसूवी ने मुझे ऑफर किए हैं या मैंने कावे मुसूवी से मांगे हैं? ऐसी कोई बात नहीं बताई उन्होंने? नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है। और जितना मैं तकरीबन डेविड रोज को 5-7 साल या शायद इससे ज़्यादा से जानता हूँगा, कभी मैंने डेविड रोज के अंदर ये चीज़ नहीं देखी, और ना ही मुझसे कभी कावे मुसावी ने ये बात की। मैं देखिए फेस वैल्यू पे दोनों लोगों से मिलता हूँ। डेविड रोज से थोड़ा सा ताल्लुक ज़्यादा पुराना है, वो काफ़ी पाकिस्तान में स्टोरीज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये मिलना चाह रहे हैं कावे, मैंने कहा जी बिल्कुल हम मिल लेते हैं, आप मीटिंग करवा दीजिए, इनफॉर्मल होगी। देखिए जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं वो तो लॉयर्स के ऑफिस में भी हो जाती हैं, हम तो इनफॉर्मली एक कैफ़े में बैठे, इनसे हमने अर्ज़ की, उन्होंने नहीं बात मानी, बात वहाँ ख़त्म हो गई। और इम्प्रॉपर डीलिंग तो वहाँ पे आती है जब हम उनसे वो हमसे कोई फेवर मांग रहे हों। हम तो यानी कि डेविड रोज ने आपको ये भी नहीं बताया कि इन्होंने भी मुझे पैसे ऑफर किए हैं, ना ये बताया कि मैंने उनसे मांगे, ना ये बताया कि मुझे कावे मुसावी ने पैसे ऑफर किए कि मैं तुम्हारा मॉर्गेज सेटल कर दूंगा अगर तुम मेरा ये मामला सेटल करा दो? नहीं, मेरी याददाश्त में ऐसी कोई बात मुझसे दोनों ने नहीं की। और चूंकि ये अब एक दूसरे के ऊपर एक कह रहे हैं कि जी इन्होंने कहा मॉर्गेज सेटल कर दूंगा, दूसरे ने कहा कि तुम मॉर्गेज सेटल करा दो, तो मेरा ये ख्याल है कि ये आपस का देख ले मामला इनका क्या है, कि अगर ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन इट्स बेटर। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी असेसमेंट में ये क्रेडिबल आदमी है नहीं, क्योंकि जब अंजुम डार की बात करे कावे मुसवी तो तहरीक इंसाफ कहती है देखे जी नवाज शरीफ के ऊपर सच बता दिया इन्होंने। जब कावे मुसवी कहे $1 अरब तो वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीर कर देते हैं कि जी अब पता चला है मुझे, हालांकि आपने बताया कि इसने उस जमाने में भी कहा था मगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, मगर फिर वज़ीर आज़म ने इनके इंटरव्यू के बाद तकरीर कर दी। तो एग्जैक्टली एक क्रेडिबल आदमी है, तो फिर अगर उनके बारे में ठीक कहता है तो फिर डेविड रोज के बारे में भी ठीक कह रहा होगा, फिर जनरल मलिक के बारे में भी ठीक कह रहा होगा, या नहीं है? देखिए शाहजेब, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट करना, स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक होते हुए, जब उन्होंने आपके इल्म में होगा कि एक और केस उन्होंने जो है वो फीस से मुतल्लिका इस वक्त दाखिल कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब होगा कि मैं उनके करैक्टर को लेके अपनी कोई असेसमेंट दूँ। अगर मैं एक प्राइवेट सिटीजन होता तो मैं बिल्कुल खुल के अपनी असेसमेंट दे सकता था, लेकिन एक गवर्नमेंट जहाँ पे भी फिल वक्त भी एक लिटिगेशन चल रही है, मुनासिब नहीं होगा कि उनके करैक्टर को लेके मैं कोई असेसमेंट दूं। आप खुद असेस कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। वैसे मगर इनके पास सबूत के तौर पर ये कहते हैं मेरे पास टेक्स्ट मैसेजेस मौजूद हैं, उसके बाद भी मुझे बड़ी ईमेल्स की डेविड रोज ने और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जब ये डील सारी की सारी थ्रू नहीं हो सकी। तो अगर डेविड रोज आपके दोस्त हैं तो आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त कितने ईमानदार हैं, या बीच में अपना कट चाहते थे मगर आपकी मुलाकातें करा रहे थे? मैं तो आपको भी अपना दोस्त तस्वर करता हूँ, मुझे क्या पता कराची में आप क्या करते रहते हो। मगर मैं ना आपकी कभी किसी से मुलाकात कराऊंगा, ना आप मुझसे मुलाकात का कहेंगे, ना आप और मैं तो कभी पर्सनली मिले भी नहीं है जिंदगी में। डेविड रोज से तो आपकी मुतादिद मुलाकातें हैं। नहीं, कुछ दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, कुछ दोस्तों से मुलाकात नहीं होती, लेकिन मेन इशू यही है कि चूंकि एक ऐसा मामला जिसके अंदर
मल्टीपल किस्म की लिटिगेशंस चल रही हैं, और बीइंग अ लॉयर और हैविंग अ लीगल बैकग्राउंड मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इस वक्त देखिए, अगर मैं डेविड रोज को लेके या ये जो कावे साहब है इनको लेके कोई अपना कमेंट दे दूं तो वो एक गलत पैराए में चला जाएगा। एक बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ, ये मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो पूरे एलिगेशंस हैं जो वो जनरल मलिक के ज़माने से और अंजुम डार से शुरू होके अब डेविड रोज तक आ गए हैं, तो मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश होगी कि इस वक्त जो कमीशन बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ब्रॉडशीट के ऊपर, वो इन तमाम चीज़ों को भी अपने सामने लेके आए। और अगर वो कावे के साहब के पास कोई टैक्स हैं और डेविड रोज के पास कोई टैक्स हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त यही होगी कि वो कमीशन से शेयर कर लें। और साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी क्या? क्योंकि हमारे नुमाइंदे मुर्जा अली शाह उनको वो स्टोरी पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें अंजुम डार ने तो ये कंफर्म किया है कि वो तो लीगल प्रोसीडिंग्स करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लॉयर्स को कह दिया है कि जो इल्ज़ाम उन पर लगाया है उस हवाले से वो कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। तो एक इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तानी जर्नल पर लगा दिया, एक आपके दोस्त डेविड रोज पर लगा दिया। हुकूमत पाकिस्तान और जनरल मलिक के हवाले से क्या कार्रवाई करेगी, और आप अपने दोस्त डेविड रोज से कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें? आई थिंक आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरे दोस्त डेविड रोज, लेकिन चले आपकी वो मर्जी है। डेविड रोज बरतानिया में हैं, कावे बरतानिया में हैं। कावे ने बड़ा सीरियस एलिगेशन लगाया है डेविड रोज पे, और डेविड रोज ने सीरियस एलिगेशन लगाया है कावे पे। मैं समझता हूँ दोनों आज़ाद हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जहाँ तक जनरल मलिक की बात है, तो जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन तो हमारे पास है नहीं, और अगर कोई शख्स पाकिस्तान का, चाहे वो ऑफिशियल हो या ना हो, अगर वो कोई भी इस तरह का काम करता है, कमीशन मांगता है, तो वो तो उसका अपना एक पर्सनल एक्ट है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ना ही उसको सपोर्ट कर सकती है, ना ही उसके लिए किसी के ऊपर कोई डेफेमेशन का सूट कर सकती है। तो ये जो साहब भी उनको करना चाहिए। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, इस तमाम मामले को लेके फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन को कुछ टीओआर्स दे दिए कि उन्होंने इन फैक्चुअल चीज़ों की डिटर्मिनेशन करनी है, और उसमें जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी वो आवाम के सामने लाई जाएंगी। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल है वो तो बड़ा उस कमीशन की हद तक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है जो 2019 में स्टोरी आई शरीफ खानदान के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे आप हैं, आपने डिनाई किया कि भाई मैं नहीं हूँ इसके पीछे। अब डेविड रोज को एक्सेस इतनी मिली थी कि वो जो जेल में कैद लोग थे उनके भी इंटरव्यूज़ उन्होंने कर लिए थे। अब मैं दोहराऊंगा, आपको बुरा ना लगे, डेविड रोज आपके दोस्त, आपके ही तवस्सुस से जाके ये सारा का सारा काम उन्होंने किया, आप ही उनकी सोर्स थे? नहीं, मैं उनकी सोर्स हरगिज़ नहीं था। मेरे तवस्सुत से भी उन्होंने ये काम नहीं किया। ये बड़ा मैं कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक शरीफ ख़ानदान की ताल्लुक है, तो उन्होंने कोई ज़्यादा शराफत का सबूत तो दिया नहीं। उस वक्त दावा किया था कि मेरे ऊपर भी केस करते। अगर मेरे ऊपर केस करते तो मैं भी पार्टी बन जाता, तो मैं उनको बेहतर उनकी चीज़ों के ऊपर जवाब दे सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर तो एलिगेशन ये है कि स्टोरी मैंने करवाई है। तो ये एलिगेशन तो फिर उनको साबित करनी पड़ती कि मैंने स्टोरी करवाई है। तो इस हद तक जब उन्होंने केस दाखिल नहीं किया, बल्कि मुझे लीगल नोटिस तक नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि अपने इस दावे से तो मुकर गए। मगर आपने ये भी कहा था अगर वो नहीं करेंगे तो मैं खुद हिस्सा बनूंगा जाके। तो अब ये जब जा रहा है लीगल प्रोसीडिंग्स में, तो फिर आप खुद जाके हिस्सा बनेंगे लंदन में इस केस में? देखिए, मैं तो खुद उनको सबूत दूंगा ना। देखिए, अगर अभी तो ये मीनिंग हेयरिंग खत्म हुई है। मीनिंग हेयरिंग के बाद अभी ट्रायल की स्टेज आनी है, तो मुझसे जो जितनी चीज़ों का अगर वो सबूत मांगेंगे, क्योंकि उस स्टोरी के अंदर जितनी भी चीज़ें आई थी, मैं ये समझता हूँ, जितना मैंने इस केस को देखा है, सारे शवाहिद मौजूद हैं। 58 वॉल्यूम का जो रेफरेंस इस वक्त दाखिल हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, उसमें तो इस स्टोरी से कई ज़्यादा चीज़ें सामने आई हुई हैं। तो बिल्कुल वो पेश की जा सकती हैं बरतानवी अदालत के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कि जब ट्रायल की स्टेज के ऊपर, क्योंकि मैं तो ये एक पब्लिक ऑफर है कि चाहे वो इनके डेली मेल के लॉयर्स भी चाहें तो हम मुझे विटनेस के तौर पे बुला लें, मैं विटनेस के तौर पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो आपने ये कहा है अपने दोस्त डेविड रोज से? जी, मेरे दोस्त से आज शाहजेब आप मेरा बहुत सख्त दोस्त बना के छोड़ेंगे। काफिया मिल रहा है, वो अच्छा लग रहा है बोलना, डेविड रोज आपके दोस्त। दोस्ती से शाहजेब किसी से इनकार नहीं करता। देखिए, दोस्ती तो हर शख्स से होनी चाहिए। मैं तो शहबाज शरीफ साहब को भी चाचू कहता हूँ, वो नहीं मानते मुझे भतीजा। उन्हें आप मरियम का चाचू कहते हैं, अपना चाचू नहीं कहते? नहीं, मैं अपना भी कहता हूँ। बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के हैं, लेकिन देखिए बात ये है कि ये जो लीगल इस तरह के मैटर्स होते हैं, जब एक शख्स दूसरे के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगा देता है, तो बेहतर ये है कि वो दोनों एक दूसरे के इल्ज़ाम का जवाब भी दें। और अगर एक समझता है कि दूसरा गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसके पास जो भी कानूनी चाराजोई है वो खुद करे। मुझे या किसी तीसरी पार्टी को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम उस चीज़ में प्रिवी नहीं है। जिस चीज़ को वो फरमा रहे हैं उससे वो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो मुझे उस पर कॉमेंट भी इस तरह से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वैसे बिल्कुल आखिर में मुझे ये बताइएगा, आपको आज तक पता चला, क्योंकि तकरीबन 2 साल होने को हैं कि डेविड रोज पाकिस्तान आए, तहवील में जो लोग थे उनसे मिलिए आप, क्योंकि मुशीर दाखिला भी बने, किसने कराया था ये सारा काम अगर आप नहीं थे?
नहीं, मैं इतना इंक्विजिटिव नहीं था जितने आप इंक्विजिटिव हैं। मैंने तो स्टोरी के ऊपर फोकस किया। अगर आप थोड़ा सा उस स्टोरी को देख ले लीजिए कि जो डेली मेल की स्टोरी थी, अब मुझे एक बात बताइए, डेविड रोज ने 3 साल पहले शायद, जिस वक्त पनामा ट्रायल चल रहा था, तो पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से इससे भी ज़्यादा डैमिंग स्टोरी की है शरीफ खानदान के ऊपर। अब क्या उस वक्त भी शहजाद अकबर ने एक्सेस दिलवाई, सारी स्टोरी दे दी? उस वक्त तो शहजाद अकबर कहीं भी नहीं था, एक प्राइवेट सिटीजन था, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था इस्लामाबाद के अंदर। मगर इस दफा तो वो पाकिस्तान आए और जो लोग कैद में थे उनके इंटरव्यूज करके चले गए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आपके इल्म में हो ये कैसे हुआ सारा मामला? नहीं शाहज़ेब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर डेविड रोज शहजाद अकबर के मुशीर या SAPM बनने से पहले भी पाकिस्तान पे स्टोरीज कर रहा है, जिसके अंदर उसकी बड़ी, समझिए कि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, हुकूमती इंफॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सोर्स शहजाद अकबर के सिवा ही कोई और शख्स होगा, वो मैं नहीं हूँ। जो चीज़ें छपी हैं, अगर आप शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान के ख़िलाफ़ फाइल हुए हुए रेफरेंस के 58 वॉल्यूम्स को उठा के देख लीजिए, तो जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है वो इनकी स्टोरी से भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो उस चीज़ से ही, उस मटेरियल से ही, जो कि अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उससे हेल्प लेना चाहें तो वो बिल्कुल केस जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेट इंतखाबात के टिकट जारी करने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही कारकुनों की तरफ से तनकीद की जद में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया उनमें से कुछ के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ सेंट्रल सिंध रीजन के अहदेदारों ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिखकर फैसल वाउडा और टेक्नोक्रेट सीट पर नामजद सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दिया है। अहदेदारों का मौक़िफ़ है कि अगर फैसल वाउडा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में पड़ जाएगी। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि फैसल वाउडा को टिकट उनकी अपनी ख्वाहिश पर दिया गया है, क्योंकि अदालत का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। असद उमर ने तस्लीम किया कि सूबाई रहनुमाओं का एतराज़ जायज़ है। उनका एतराज़ जो है वो समझ में आने वाला एतराज़ है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक MNA है, सिटिंग MNA है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वाउडा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फ़ैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। और इसलिए वो उनकी तरजीह इस वक्त ये थी कि वो सेनेट के अंदर अगर शिफ्ट कर दिए जाएं, और पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं पार्टी में, वफाकी वज़ीर हैं, तो उनकी तरजीह का ख्याल रखते हुए फ़ैसला किया गया। तो वो समझ में आती है, जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी समझ में आते हैं। सिंध से तहरीक इंसाफ के अहदेदारों के खत में मजीद कहा गया है कि टेक्नोक्रेट सीट के लिए नामजद सैफुल्ला अबड़ो पर करप्शन के इल्जामात और नैब केसेस हैं। सैफुल्ला अबड़ो पार्टी के कुछ ताकतवर लोगों के ATM के तौर पर जाने जाते हैं। अहदेदारों ने खबरदार किया कि फैसले पर नजरसानी ना की गई तो बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। बलूचिस्तान में भी PTI रहनुमाओं के एतराज़ के बाद वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया था, मगर इस पेशरफ्त के पीछे भी एक कहानी है। कुछ रोज़ कबल खुद वज़ीर आज़म ने कहा था कि बलूचिस्तान में सेनेटर बनने के लिए रेट 50 से 70 करोड़ रुपए तक जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। और फिर बाद में बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अब्दुल कादिर नामी शख्स के बारे में इमरान खान को शिकायत की गई थी कि वो सेनेटर बनने के लिए 50 से 70 करोड़ रुपए खर्च करके हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर पार्टी टिकट अब्दुल कादिर को ही दे दिया गया। इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैं खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके PTI से सेनेटर बनना चाहते हैं। फिर 2 रोज कबल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए तहरीक इंसाफ सेंट्रल बलूचिस्तान रीजन के सदर मुनीर बलोच ने यह भी कहा कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी को बता दिया था कि अब्दुल कादिर का PTI से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है।
7-8 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की तरफ से वो आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये चलते चलते पता चला कि उन्होंने टिकट नहीं दिया और साथ ही वो पीटीआई में आ गए, बल्कि पीटीआई में आने से पहले ही उनको टिकट दे दिया गया। मैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी साहब, मैं उनसे जाके मिला, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बाबा आप जिनका नाम ले हैं, जिनको आप टिकट दे रहे हैं, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हैं, उनका पीटीआई से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उन्होंने तो हमें यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और रातों रात ये तब्दीली आई और वो जाके टिकट जो है उनको दे दिया, जिनका पीटीआई से किसी तरह भी ताल्लुक़ नहीं रहा है। सूबाई रहनुमाओं के एहतजाज के बावजूद बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर को जनरल सीट के लिए सेनेट टिकट जारी किया गया, लेकिन जब मामला मीडिया में आया तो उनसे टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया गया। सेनेट के टिकट से मुतालिक तहरीक इंसाफ पर तनकीद हो रही है, मगर इस पार्टी के उम्मीदवारों में चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली फलक नाज भी हैं, जो कई साल से पार्टी की कारकुन हैं और अपने इलाके से नामजद होने वाली पहली उम्मीदवार हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से राय तलब कर रखी है और इस हवाले से आज भी आम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अराकीन को कल अदालत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवालात करना चाहते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस याया आफरीदी का कहना था कि आम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं, लेकिन काउंटर फाइल्स होती हैं, जब तनाज़ा होता है तो काउंटर फाइल्स ली जा सकती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक करप्ट प्रैक्टिस को रोकने का तरीकाकार दिया गया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप कहेंगे कि सीक्रेट बैलेट है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज से। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने कहा कि 50 से 70 करोड़ का रेट चल रहा है। उन्होंने ही कहा कि मैं पार्टी के कारकुनों को टिकट दूंगा, और ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं, आप भी जिनमें शामिल हैं, जिन्हें टिकट दिए भी गए हैं, मगर खुद तहरीक इंसाफ ही के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 50 से 70 करोड़ वाली शिकायत तो हमने ही की थी, कियानी साहब को भी बताया था, उसी को टिकट दे दिया। अब सिंध से 2018 में जो पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे मगर फिर आज़ाद खड़े हुए, उन्हें टिकट दे दिया। ये क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रही थी वो अपने रहनुमा आप पर लगा रहे हैं? नहीं जी, देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी हुआ अब्दुल कादिर के सिलसिले में, इससे ये जाहिर होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इसके कि वो किसी बगैर अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी बात को रद्द कर रहे हैं, उन्होंने उनकी राय को अहमियत दी और उनको इस बारे में उनको उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको एड्रेस किया। अब मेरा ख्याल है कि ये तो एक काबिल सताइश बात है कि जिसमें एक अगर आपसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि लोग खुश नहीं हैं या आपके जो वर्कर हैं वो उससे खुश नहीं है, तो ये मेरा ख्याल है वाहिद पार्टी है जिसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन ऑफ द पार्टी भी हैं, वो अपनी उसको राय को मुकद्दम रखते हुए वो अपने फैसले को तब्दील कर देते हैं। साहब, ये इसलिए हुआ या फिर इसलिए कि पार्टी के रहनुमा मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने आ गए और वाज़ेह हो गया था कि अगर इनको टिकट दिया जिनको दिया गया है तो वो जीत वैसे भी नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा नाराज़गी तो सामने आ गई थी? नहीं, देखें शाहजेब, ये मेरा ख्याल है कि हमें इन जो भी इस किस्म की चीज़ें जो कि मुस्बत हों उसको हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, और हम इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि इससे यही जाहिर होता है कि चेयरमैन पार्टी का किस कदर कितने सेंसिटिव है, उनके जो वर्कर्स की जो ओपिनियन है, उनकी जो फीडबैक है। वरना तो ये ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जिसमें कि बिल्कुल लोग इग्नोर कर जाते हैं और लोग अपने उस पर खड़े रहते हैं, लेकिन दिस शोज के हाउ इम्पोर्टेंट अपने वर्कर्स की आवाज़ है चेयरमैन की नज़र में। सर, फिर जो सिंध से वर्कर्स की आवाज़ है, क्या उस पर भी नज़रसानी की जा रही है कि उसको भी देखा जाए? देखें, मेरा ख्याल है कि अगर वो कन्विंस हों कि उनकी पार्टी इससे नाखुश है तो आई एम श्योर कि वो इसके बारे में भी कोई फैसला करेंगे। ऐसा, मगर इस वक्त पार्टी में डिबेट क्या हो रही है कि ये हतमी हो गया है मामला, या ये डर है कि ऐसा ना हो कि फिर एमपीएस वोट ही ना दें? नहीं जी, देखें, ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो भी डिसएग्रीमेंट्स हो वो अपनी जगह पर, अगर उनकी कोई फैसले से, लेकिन एंड ऑफ द डे लोग प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को मानते हैं और उसको ऑनर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखें, ये सिलसिले चलते रहते हैं पार्टीज में। इलेक्शन में आपको पता है कि सीटें बहुत कम होती हैं और कैंडिडेट्स और ख्वाहिशमंद बहुत होते हैं। इसमें हमेशा किसी को भी आप देंगे तो वो उसमें ये जरूर होगा कि जी मुझे क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला, इसको क्यों नहीं मिला।
तो ये मैं इसको एक नॉर्मल मगर शिबली साहब आपके ऊपर भी तो कोई एतराज करे ना कि शिबली फराज को क्यों दिया, कोई एतराज नहीं कर रहा है। मगर अबड़ो साहब जो 2018 में आज़ाद लड़े थे, पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते थे, या अब्दुल कादिर साहब जो कुछ अर्से एक दिन पहले ही टिकट मिलने से पहले हुआ कि जी वो पार्टी में शामिल हुए, तो फिर कारकुन उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, वरना बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं को भी आपने टिकट दिया है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। देखिए मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी बड़ी मेहनत के साथ ये पार्टी बनाई है और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें कि उनके पार्टी के वर्कर्स उनसे उनका जो है तो उनकी राय को ना अहमियत दी जाए। आई एम श्योर जिस तरह के हमने बलूचिस्तान का देखा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी वर्कर्स की आवाज पे उन्होंने एक सिचुएशन को उसको चेंज किया, इसी तरह अगर जरूरत पड़े तो प्राइम मिनिस्टर इस बात पे कोई अटल नहीं है, उनके लिए ज्यादा अहम उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं, उनकी पार्टी की लीडरशिप है। जाहिर है कि जो लीडर्स होते हैं वो भी उनकी भी एक कंट्रीब्यूशन होती है। तो आई एम श्योर कि जो वो इस वक्त जो सिचुएशन है अगले 3-4 रोज में वो डेफिनेटली फाइनल हो जाएगी। सब और अगर या तो असेंबली से तरमीम हो जाती या अदालत का अभी तक फैसला आ गया होता कि सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, ओपन बैलेट होगा, तब भी अब्दुल कादिर से टिकट वापस ले लिया जाता। आई एम श्योर बिकॉज बात सीक्रेट की या उसकी बात नहीं है। देखिए पहली बात तो ये कि ये सबसे अहम इस बात को भी उजागर करना चाहिए हमारे मीडिया के दोस्त, और आप करते भी रहे हैं कि जो पर्पस है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस मौकफ के लिए इतने कोशिशें कर रहे हैं, हमारी पार्टी इतनी कोशिशें कर रही है कि जब तक आपकी सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे और वो जेन्युइन लोग जो कि पैसे नहीं लगा सकते वो जो है तो नहीं आगे आ सकते। तो इसमें तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमारी पूरी कौम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, मीडिया को, जितने भी लोग हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक दिलचस्प चॉइस है और वो है यूसुफ गिलानी साहब की। और अब हुकूमत ये कह रही है कि देखना चाहती है PDM कि तहरीक अदम एतमाद हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसलिए यूसुफ गिलानी साहब को सामने लाया गया है। पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा ये, एक ब्रेक के बाद। सेनेट इंतखाबात का सबसे बड़ा मुकाबला वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा, जहां PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर अब्दुल हफीज शेख का मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली का ऐवान दोनों में से किसी एक उम्मीदवार का इंतखाब करेगा। जहां हुकुमरान इत्तेहाद को बरतरी हासिल है, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी 180 नशिस्तों के साथ अक्सरियत में है, जबकि अपोजिशन जमातों के पास 159 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतारा है, जिनकी PDM में शामिल तमाम जमातों ने तायद की है। नशिस्तों के एतबार से देखा जाए तो अब्दुल हफीज शेख को अक्सरियत की हिमायत मिलनी चाहिए। इत्तेहादी भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी के सामने PDM को तहरीक अदम एतमाद पर मनाने के लिए पहला चैलेंज यूसुफ रजा गिलानी को जितवाना है, और अभी अदालत ने फैसला करना है कि इंतखाब सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा या नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब ये आपके लिए इम्तिहान नहीं है, हालांकि नून लीग के पास ज़्यादा MNAs हैं, मगर यूसुफ गिलानी साहब को खड़ा किया गया, जाहिर है वो सीनियर सियासतदान भी हैं, कि अगर वो हार जाते हैं तो आप कह सकेंगे PDM को कि तहरीक अदम एतमाद करो, जब सीक्रेट बैलेट में अगर वो नहीं जीत पाए। देखिए पहली बात तो यह है कि अभी सीक्रेट बैलेट का तो माहौल है नहीं, गवर्नमेंट जो कानून बनाए बैठी है वो तो ओपन बैलेट का है। लेकिन शाहजेब असल में मसला ये है कि गिलानी साहब को वोट और मिलने का इम्कान मौजूद है, इसलिए कि बहुत सारे लोग वो हैं जो जमाती सेटअप पे नहीं है और इत्तेहादी हुकूमत के साथ बिठाए गए हैं। आपको पता है, आप कराची से हैं, और खालिद मकबूल सदीकी साहब भी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती हम क्यों बैठे हुए हैं। अगर उनका लीडर जो वजीर भी है वो ये कह रहा है, उनके बाकी MNAs का क्या हाल होगा। काफ लीग को सीट तो दे दी गई, लेकिन काफ लीग के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या है खान साहब के लिए, ये भी आपके इल्म में है। बहुत सारे मेंबर्स और भी हैं, और गिलानी साहब जिस इलाके से है, जनूबी पंजाब के लोगों से, जनूबी पंजाब महाज से जो एडजस्टमेंट हुई थी वो सूबे की थी, और आज 3.25 साल बाद भी खान साहब जहाँ खड़े हैं तो वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत बड़े प्रेशर्स हैं। और इसी तरह जो मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, उससे जो अमूमी एक दबाव बढ़ रहा है इत्तेहादियों पे भी और हुकूमत के अपने रैंक्स में भी, उससे हो सकता है कि लोग ऐसा करें, और आप सियासत में ये चांसेस तो लेते हैं। सब तो अगर ये हो गया और यूसुफ गिलानी साहब जीत गए
तो फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम में ज्यादा पुश करेगी इस बात के लिए कि जी इस्तीफों से पहले, दूसरे मामलों से पहले आप नो कॉन्फिडेंस के लिए जाएं, या आपके ख्याल में नो कॉन्फिडेंस में और इस इंतखाब में बहुत ज्यादा फर्क है? पहली बात तो ये है कि अगर हुक्मरान जमात और हुक्मरान इत्तेहाद सेनेट का ये इंतखाब हार जाता है तो फिर किसी नो कॉन्फिडेंस की जरूरत रह जाती है। मतलब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और ऑप्टिक्स के लिए तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर जो हकीकी मायनों में तो बहरहाल वजीर आजम रहेंगे। एक्चुअली तो यही होगा कि वो लीगली एक प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर सीक्रेट बैलेट में ऐसा हो जाता है तो लोग सामने खड़े होकर क्यों नहीं कहेंगे? ये तो लोग इनसे तंग हैं, लोग इनसे मुकम्मल तौर पे नाला हैं, इनके अपने अंदर बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं और वो क्रैक्स पिछले दिनों भी बहुत वाजे हुए। लेकिन अगर कोई धक्का लगता है तो उसके बाद वो क्रैक्स और वाजे हो जाएंगे और लोगों को जब ये पता चल जाए कि हुकूमत जाने वाली है तो शाहजेब बड़े बड़े जो तनावर लोग नजर आ रहे होते हैं वो भी लड़ते हुए अपनी जगह छोड़ जाते हैं। तो ये तो हमने देखे हुए बहुत सारे मैदान है। और कायरा साहब, अगर गिलानी साहब कामयाब नहीं हुए तो बहरहाल पीडीएम के अंदर आप कह पाएंगे कि जी अब हमें नो कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहिए। अगर सीक्रेट बैलेट होता है और उसमें भी वो नहीं कामयाब होते तो आपको पता है कि फिर एक तहरीक अदम एतमाद तो और ज्यादा मुश्किल काम है। देखिए, ये बात आपकी लॉजिकली दुरुस्त है। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को कायल करेंगे इस बात पे। अगर हमने अदम एतमाद की तहरीक में जाना है और ओपनली जाना है तो हमारे साथ तो ओपन लोग खड़े होंगे तो जाएंगे ना। तो उसके लिए पहले माहौल क्रिएट होगा। ये हो सकता है आपको और मुझे और पाकिस्तान को ये भी एक सरप्राइज ही मिले कि वो माहौल जिसकी हम बातें कर रहे हैं हमें यही नजर आ जाए और अदम एतमाद तक जाने की जरूरत ही ना आए। हो सकता है खान साहब फिर भी जिद करें तो अदम एतमाद करनी ही पड़े, लेकिन हो सकता है उसके बगैर ही काम चल जाए। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम और मज़बूत खबर पर बात करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए मस्बत खबर सामने आई है। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात मुसलसल 8वें माह $2 अरब से जायद रही हैं। आज स्टेट बैंक की जानिब से रवां साल जनवरी में तरसीलात ज़र के आदाद शुमार जारी किए गए, जिसके मुताबिक जनवरी में $2.3 अरब की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई, जो गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 19% ज़्यादा है। मुसलसल 8वें महीने तरसीलात ज़र में इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई तरसीलात ज़र जनवरी में $2.27 अरब रहीं, जो गुज़िश्ता साल जनवरी से 19% ज़्यादा और मुसलसल 8वें महीने $2 अरब से ज़ायद रहीं। आज की तारीख तक रवां माली साल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 24% इजाफा रहा है। यह हमारे मुल्क के लिए एक रिकॉर्ड है और मैं अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब अहम सवाल यह है कि क्या तरसीलात ज़र का यह सिलसिला कोरोना के बाद सफ़र शुरू होने के बाद भी बरकरार रहेगा या नहीं। जब हमने यह सवाल गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़िर और वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख के सामने रखा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। दो, क्या आपके कंसर्न है कि जब कोरोना के बाद जब सफ़र खुलता है तो कहीं वापस से दो फैक्टर्स की वजह से एक्सटर्नल साइड पर प्रेशर ना, एक तो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट की वजह से, साथ में हुंडी हवाला ना दोबारा शुरू हो जाए जिसकी वजह से रेमिटेंसेज ऑफिशियल चैनल से आना फिर ना कम हो जाए। ये सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ना और हुंडी हवाला, ये दो कंसर्न है या आपके ख्याल में ये नहीं होगा? जी, ये अगेन शाहजेब साहब, आपने दोनों जो कंसर्न्स रेज किए हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं और हमें जो है इन चीज़ों को एक अलर्टनेस और होशियारी से मैनेज करना है। तो आपको मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम ये सब चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह आपकी तवक्कात पे पूरा उतरने के लिए हर स्टेप लेंगे। कोविड की वजह से ये हुआ है कि काफी सारे लोगों ने हुंडी हवाला का सिस्टम छोड़ के आप दूसरे जो रास्ते हैं वो अपनाए हैं और एक दफा जब आप एक रास्ते पे आ जाएं तो स्टेटस को बायस होता है, आप उसी पे चलते रहते हैं। दूसरी जो इसमें बड़ी अहम बात है वो ये है कि एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। इसमें हम इंसेंटिव देते हैं उन लोगों को जो हमारे वर्कर से पैसे जमा करके ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेजते हैं। इन इंसेंटिव्स को हमने इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट ने बढ़ाया और उसका अभी पे बैक आ रहा है। तीसरी चीज वो है रोशन डिजिटल अकाउंट जो हमने लॉन्च किए थे, जिन्होंने पहली दफा ये मुमकिन किया है कि डिजिटली ऑन बोर्ड हम कर सकते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, और जो रफ्तार इसमें आने की है वो बढ़ रही है। इन ऑफिशियल और अच्छे चैनल्स के थ्रू जो पैसा आएगा वो और भी ज्यादा आएगा। क्या दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।